अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं, इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं, और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है, एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था, और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24, इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे, ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फ़ायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फ़ायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहे हैं, इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड। जेम्स चैडविक ने इन सब में से किसको डिस्कवर किया था? तो देखो बेटा, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फैक्चुअल बातें याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग लाइन से बात करना स्टार्ट करें कि किस साइंटिस्ट ने किस चीज की डिस्कवरी करी हमारे पास, तो लेट्स बिगिन विद द इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास, ये एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारे पास करी थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने आपके पास यूज किया था डिस्चार्ज ट्यूब को, और उसके एक्सपेरिमेंट को हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो जे थॉमसन के थ्रू हमारे पास हुई थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के अंदर हमारे पास जो सबसे ज्यादा डिस्कवरी के हामिल हैं, वो दो लोग हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास कैथोड रेस के नाम से, एनोड रेस के नाम से, जो हमारे पास डिस्कवरी की गई थी कि पॉजिटिव भी कोई चीज मौजूद होती है, वो आपके पास की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है। और उसके बाद उस चीज को प्रॉपर नाम प्रोटॉन देने वाला आपके पास था रदरफोर्ड। तो आपके पास ये डिस्कवरी इन दोनों के नाम दी जाती है। आगे न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, तो न्यूट्रॉन जो है आपके पास, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने। तो ये बात बेटा याद रखिएगा अपने पास कि अगर आपके पास सवाल में किसी भी साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बारे में सवाल आ जाए, तो दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दीज आर द नेम ऑफ देयर डिस्कवरर्स। तो आपके पास जेम्स चैडविक के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। Moving on, question number 2, can a controlled fission reaction takes place in? इनमें से किस में से controlled fission reaction आपके पास काम करता है? सबसे पहला ऑप्शन कह रहे हैं साइक्लोट्रॉन। देखो, साइक्लोट्रॉन ना इज अ पार्ट और इज अ टाइप ऑफ एक्चुअली अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक है। अब ये पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं आपके पास, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नियर और कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट आपके पास कोशिश करवाई जाती है मूव करवाने की, एंड देन टू स्टडी देयर बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज। तो आपके पास साइक्लोट्रॉन तो एक काइंड ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर है, और उसमें फिजन रिएक्शन कहीं टेक प्लेस नहीं करता। एनीवेज, इफ वी मूव फॉरवर्ड,
न्यूक्लियर रिएक्टर। यस, न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पास एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसमें हम लोग फिजन रिएक्शन को करवाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उसको कंट्रोल रख सकें। कंट्रोल रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसके अंदर कंट्रोल रॉड्स यूज की जाती हैं, इसके अंदर मॉडरेटर्स यूज किए जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं, ये जो मॉडरेटर्स होते हैं, अगर कभी इनके नाम भी पूछ लिए जाएं तो आप ये लिख सकते हैं अपने पास कि कंट्रोल रॉड्स जो होती हैं आपके पास, वो नॉर्मली हमारे पास बनाई जाती हैं बोरॉन की या फिर कैडमियम की। जबकि आपके पास जो मॉडरेटर होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट को या फिर आपके पास नॉर्मली हैवी वाटर को, ठीक है। आगे अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो कहीं हो सकता है काम ही आ जाए नॉलेज भी आपके पास। सन, सन एक ऐसी बॉडी है जहां पे जो एनर्जी हमारे पास आ रही है, इतनी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी सन अपने अंदर से एमिट करता है, ये सारी की सारी एनर्जी उसके अंदर होती है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई मिलके करीब आने के बाद ग्रेविटेशनल प्रेशर की वजह से आपके पास करीब आते हैं और एक दूसरे के अंदर फ्यूज होके एक बड़ा न्यूक्लियाई फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है, वहां पे फिजन रिएक्शन नहीं होता। एनीवेज, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाता है? ऑप्शन बी, न्यूक्लियर रिएक्टर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे कलर्स ऑन अ सोप फिल्म आर ड्यू टू। सोप फिल्म, अक्सर आप लोगों ने देखा होंगे जो बुलबुले होते हैं, उन बुलबुलों के ऊपर आपको अलग अलग किस्म के कलर्स नजर आ रहे होते हैं, रेनबो टाइप कलर्स नजर आ रहे होते हैं अक्सर हमारे पास। तो उसकी होने की वजह हमारे पास क्या होती है? देखो, इस बात को भी समझना बेटा। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक सोप बबल है, इसके ऊपर लाइट पड़ती है बाहर से, तो इस लाइट का कुछ पोर्शन तो वहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि कुछ पोर्शन हमारे पास रिफ्रैक्ट करके अंदर की तरफ जाता है। और रिफ्रैक्ट करने के बाद आपके पास अंदर फिर से वही काम होता है कि कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट करके बाहर चले जाता है। अब ये मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जो डायरेक्शंस हैं, ये अपने पास आर्बिट्ररी बनाई है, ये मत समझने बैठ जाना कि इन्हीं डायरेक्शंस में आपके पास हो रहा होता है। अब नॉर्मली हमारे पास ये एक लाइट रे तो इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है फॉल नहीं कर रही होगी, मल्टीपल लाइट रेज आके फॉल कर रही होंगी। तो इस तरह से अंदर सोप बबल के मल्टीपल लाइट रेज हमारे पास कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे मीट कर रही होंगी, कहीं पे मीट करते हुए वो, अब यहां पे एक बात याद रखने वाली क्या हमारे पास, कि जहां पे लाइट रेज मीट करती हैं और वो भी सेम वेवलेंथ की, अगर सेम वेवलेंथ की लाइट रेज मीट करती हैं, तो या तो आपके पास क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ अगर लाए कर गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी आपको, जिसकी वजह से आपको ब्राइट कलर पैटर्न्स नजर आने लग जाएंगे सोप बबल के ऊपर, ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन बनी कि एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ आपके पास एक दूसरे के ऊपर लाई करने लग गया है, तो यहां पे क्या होगा आपके पास? यहां पे फिर हमारे पास हम ये कहेंगे कि आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और आपको डिम पैटर्न्स नजर आने लग जाएंगे, किसी भी सोप बबल के ऊपर डिम कलर पैटर्न्स नजर आने लग जाएंगे, वो होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे सोप बबल के ऊपर आपके पास कलर नजर आ रहे हैं या कलर पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, तो उसका सोल रीजन हमारे पास क्या हो जाता है फिर? इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहां पे करेक्ट हो जाएगा, इंटरफेरेंस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करते हैं, वो इलेक्ट्रिक लाइंस किसी भी सरफेस में से कितनी पास हो पा रही हैं, यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी वेक्टर सरफेस एरिया, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आपके पास सिंबल होता है दैट इज फाई, एंड दैट इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर सरफेस एरिया। अब अगर मैं इस ऑप्शन को देखते हुए चलता हूं तो मेरे पास ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाता है, कह रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन सर पार्ट बी भी तो एक तरह से सही है, पार्ट बी में कह रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया, यही तो आपने समझाया सर अभी, तो इसका मतलब ये भी सही हो जाता है। पार्ट सी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या एक डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट आपके पास किस चीज को डिफाइन करता है? कि दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसका आंसर क्या निकल के आता है हमारे पास? एक स्केलर क्वांटिटी। तो सर सी पार्ट भी सही हो गया, इसका मतलब ले दे के हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है? ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज। सपोज करो मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज की वैल्यू मैं कह देता हूं भाई फॉर एग्जांपल क्यू है, वो चार्ज अपने पास कुछ स्पीड v स्पीड से मूव करता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्ज पे, जो कि मूविंग चार्ज भी एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसके ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स लगाती है। अब मैंने यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताई है बेटा, ये जस्ट एक एग्जांपल है। अगर हम लोगों को चार्ज का टाइप बता दें तो मैं डायरेक्टली लेफ्ट हैंड रूल यूज करके ये भी बता सकता हूं कि ये चार्ज किस तरफ बेंड होगा आपके पास। एनीवेज, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, इस फोर्स का फॉर्मूला आपके पास होता है Q इंटू V क्रॉस B।
इसका मतलब आपके पास V और B के दरमियान जो एंगल होगा, स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल होगा, वो हमारे पास डिटरमाइन करेगा कि फोर्स कितनी बड़ी या कितनी छोटी लग सकती है। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि A क्रॉस B, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले हो तो ये बराबर होता है दोनों के मैग्नीट्यूड्स और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसके साइन के। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं इस फोर्स का, तो ये हो जाता है QVB साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले में आ रहा है हमारे पास साइन, तो साइन की जो वैल्यूज होती हैं बेटा, ये भी याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री पे आपके पास क्या वैल्यू देता है 0, और साइन 90 डिग्री पे हमें वैल्यू क्या देता है 1, यानी कि साइन का मैक्सिमम आंसर आता है 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब अगर आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो 90 डिग्री पे होनी चाहिए V और B आपस में। अब सवाल पढ़ लेते हैं, कह रहे V और B का एंगल बताओ भाई, तो क्या एंगल हो जाएगा फिर हमारे पास, ऑप्शन सी 90 डिग्री। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं लाइट इज प्रूव्ड टू बी ट्रांसवर्स इन नेचर बाय, लाइट की ट्रांसवर्स नेचर हमारे पास कैसे प्रूव की जाती है? तो बेटा इसका सही जवाब है हमारे पास पहले तो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है हमारे पास जिसको हम लोग यूज ही सिर्फ किस लिए करते हैं, सिर्फ किसी भी वेव की ट्रांसवर्स नेचर चेक करने के लिए। तो अगर आपके पास याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई ट्रांसवर्स वेव पोलराइजेशन का प्रोसेस आपके पास से गो थ्रू करवाते हैं, तो पोलराइजेशन का प्रोसेस वो गो थ्रू कर जाती है, यानी कि पोलराइजेशन के प्रोसेस से आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव तो गुजर सकती है, लेकिन एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकती। तो इससे हम लोग आपके पास लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के डिफरेंस को भी नोट कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल है और कौन सी वेव ट्रांसवर्स है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि साउंड वेव जो कि ट्रांसवर्स वेव होती है वो पोलराइजेशन आपके पास नहीं परफॉर्म कर सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, पोलराइजेशन। Question number 7. Can to make an n-type semiconductor, which of the following are used for doping? n-type semiconductor के लिए हम लोग पीरियोडिक टेबल में से जो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपके पास नेगेटिव वैलेंसी होती है या सबसे कम नेगेटिव वैलेंसी भी कहा जा सकता है अगर मैथमेटिकली सोचो, तो उसको हम लोग यूज करते हैं, और वो होते हैं आपके पास फिफ्थ के एलिमेंट्स। क्योंकि फिफ्थ के एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है वो हो सकती है -3, यानी कि वो नेगेटिव साइड पे -3 तक जा सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं किसी से। ठीक है, तो अब आपके पास हमारी कोशिश ये होती है कि अगर आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपका जो फोर्थ का सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसको हम लोग फिफ्थ के साथ डोप कर देते हैं। अब चूंकि फिफ्थ है, फिफ्थ के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है फिफ्थ के आखिरी शेल में, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे बेटा, फिर आपके पास 5 की वजह से पेंटा, और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज नोन आल्सो नोन एज द वैलेंसी, तो ये कहलाते हैं पेंटावैलेंट। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा कि अगर आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, सो यू हैव टू चूज अ पेंटावैलेंट एलिमेंट टू डोप विथ सिलिकॉन और जर्मेनियम। Question number 8. Can a galvanometer is converted into an ammeter by connecting with it? क्या कनेक्ट करूं? और थोड़ी सी साइंस समझते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर की कॉइल की जो आपके पास वैल्यू होती है करंट को अपने अंदर से गुजारने की, वो बहुत ही छोटी होती है, जिसका मतलब वो एक बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ करंट को अपने अंदर से गुजार सकता है। बट सर हमारी डिजायर है हम एम मीटर बनाएं। एम मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है करंट मेजर करना, तो एक ऐसी डिवाइस जो कि छोटे से करंट को अपने अंदर से गुजार रही है, वो तो एम मीटर नहीं बन पाएगी। तो हमें आपके पास करंट को अगर मेजर करना है और हम चाहते हैं ज्यादा और अच्छा करंट मेजर कर सके, तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर से तो गुजारने का पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम लोग गैल्वेनोमीटर के अंदर एक ऑल्टरनेट रूट बना दें जहां से ज्यादा करंट पास हो सके। तो ऑल्टरनेट रूट बनाने के लिए बच्चे, ऑल्टरनेट रूट बनाने के लिए आपके पास हम बनाते हैं एक पैरेलल पाथ, क्योंकि जितना भी करंट अब आपके पास आएगा वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल IG अगर गैल्वेनो में चला गया तो नीचे कितना चले जाएगा आपके पास I माइनस IG, और इसमें लगाते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस। क्यों? जितनी छोटी रेजिस्टेंस आप लगाओगे उतना ही हमारे पास ज्यादा से ज्यादा करंट आपके पास इस छोटी रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, बिकॉज़ करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आपके पास इस छोटी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो अब जरा सोचें कि एमीटर बनाने के लिए मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ क्या छेड़छाड़ करी। तो मैंने क्या किया, मैंने गैल्वेनोमीटर के अंदर एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दी जो कि आपके पास बहुत छोटी होगी। तो सर्च फॉर द ऑप्शन ए, ऑप्शन ही हमारे पास क्या कह रहा है, अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी सारे हमारे पास गलत हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हमारे पास 10 रेजिस्टर्स हैं और 10 के 10 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2 ohms है और सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो बताएं नेट रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी। अच्छा जी, निकाल लेते हैं नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, इस बात को समझते हैं बेटा। देखें, पैरेलल के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। करते 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 कहां तक, जितने रेजिस्टर्स लगाए हैं हमने, कितने लगाए हैं, 10 लगाए हैं। तो आपके पास आओ वैल्यूज पुट कर दें, तो मुझे 1/2 प्लस 1/2 कितनी दफा पुट करना पड़ जाएगा, 10 दफा। तो आओ थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं यार, अगर 10 दफा पुट करना ही है तो आप क्यों प्लस कर रहे हो बार बार सर। आप बेसिक मैथ्स लगाएं, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 10 दफा प्लस होने का एक ही तो मतलब है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। ठीक है, तो 1/r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5/1। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/5। अगर r की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1/5, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहां से, सिंपली 0.2 ohms। अब एक छोटी सी मिस्टेक यहां पे हो गई है, मेरे ख्याल से यहां पे टाइपिंग मिस्टेक एक आ गई है। ये 0.1 नहीं, 0.2 ohms होगा, और अगर ये 0.2 ohms है तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे 0.1 नहीं 0.2 ohms है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे हो चुका है थोड़ा सा। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं 2 इक्वल चार्जेस 3 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स। अच्छा जी, दो चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस के दरमियान का जो फासला है वो कितना है, 3 मीटर है आपके पास, और दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। दोनों को अलग अलग नाम क्यों दें जब दोनों इक्वल हैं आपके पास, और डिस्टेंस दोनों के दरमियान कितना बता दिया आपको, 3 मीटर्स। कह रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या ये दोनों नेगेटिव होंगे, व्हाटएवर दे आर रिपेलिंग विद अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज 1 एक्सपोनेंट -9 न्यूटन। सवाल में गिवन है सर, कह रहे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आओ निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स जो कि दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, उनका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर यहाँ पे तो सेम चार्ज है, तो आप अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, आप एक ही लिख दें, मैंने एक ही लिखा है ना। देखो बेटा, अब ये Q और Q मिलके बन जाएंगे Q स्क्वायर, और बाकी चीजें फेंक दो दूसरी तरफ, आर स्क्वायर वहां जाके मल्टीप्लाई और K यहाँ जाके डिवाइड। मुझे सर सिर्फ Q की वैल्यू चाहिए, तो Q पे चुपका हुआ स्क्वायर काटेंगे रूट लगा के। अब जैसे ही आपके पास आपने रूट लगाया, तो आओ वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं। F की वैल्यू आई हुई है हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -9, आर स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज 9, और के हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9। तो जब आप ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास बन जाएगा, देखिएगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास ये जो 10 की पावर 9 है, ऊपर जाके बन जाएगी -9, और -9 कितने हो जाएंगे हमारे पास, -18। अंदर बच जाएगा 1 एक्सपोनेंट -18। अब अगर आप खुद देखें, 1 का रूट तो हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, -18 का रूट हो जाएगा हमारे पास -9, तो आंसर आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट -9 कूलम्स। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 एक्सपोनेंट -9 कूलम्स। ठीक है बच्चे, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है आपके पास। तो इस चीज का जरा समझते हैं, इसकी डेफिनेशन से क्या रिलेशनशिप है। तो बेटा समझना इस बात को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि ये नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, जिसमें डेल्टा V रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना पोटेंशियल में चेंज आया या पोटेंशियल डिफरेंस, और डेल्टा आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू प्लेट्स, जहां से या फिर दोस टू पॉइंट्स जहां से आप एक चार्ज को मूव करके दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो। तो अब लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा फिर इस तरीके से, ऑप्शन बी, -V डिवाइडेड बाय आर। मूविंग ऑन, 12 में कह रहे थे कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी न्यूटन ने दी थी हमारे पास, जिसमें न्यूटन ने कहा था कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और वो पार्टिकल का नाम उसने रखा कॉर्पस्क्यूलर। अब कॉर्पस्क्यूलर को इनमें से किसने सपोर्ट किया, ह्यूजन ने? नहीं भाई, ह्यूजन ने तो बोला था वेव जो होती है आपके पास,
कोई भी वेव का जो वेव फ्रंट्स होते हैं, हर वेव फ्रंट आपके पास रीजन बनता है सेकेंडरी वेवलेट्स की जनरेट होने का। तो यहां से तो पार्टिकल का कोई जिक्र ही नहीं आ रहा। ह्यूजन इस वजह से हमारे पास गलत हो गया। आगे कह रहे हैं आइंस्टाइन थ्योरी। आइंस्टाइन की थ्योरी तो सही, लेकिन कौन सी थ्योरी? यहाँ पे ये चीज हमारे पास चूंकि बोगस हो रही है, समझ में नहीं आ रही कि इसका ऑप्शन और क्या हो सकता है। क्योंकि आइंस्टाइन की तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन हर थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि हर थ्योरी में लाइट को पार्टिकल कहा गया आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, दिस इज दैट प्रैक्टिकल परफॉर्म बाय आइंस्टाइन, जिसमें हम लोगों ने लाइट को पार्टिकल प्रूफ किया था। हम लोगों ने कहा था कि लाइट आपके पास जो फोटोन है वो एक पार्टिकल के तौर पे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे जाके इंसिडेंट होता है, अपनी थोड़ी सी एनर्जी उसको देता है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके अपने पास इजेक्ट आउट हो जाता है इस मेटल में से। तो यहाँ पे जो फोटोन है उसने टकराने का काम किया, पार्टिकल जैसा काम किया, या फिर कॉर्पस्क्यूलर कॉर्पस्क्यूल वाला काम किया। तो इस वजह से कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को सपोर्ट किससे मिलती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। मूविंग ऑन 13। 13 में आपके पास कह रहे हैं इन सिंपल पेंडुलम द मोशन इज रेफर्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिल्कुल ठीक है, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन ये बात जरूर याद रखना, हर दफा नहीं, फॉर स्मॉलर एंगल्स ओनली। और वो स्मॉलर एंगल्स भी हमारे पास कहां से कहां अरेंज करते हैं? 5 to 7 डिग्रीज। ठीक है, तो आपके पास ये जरूर याद रखिएगा बेटा। आगे कह रहे हैं इट्स टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन। ये जो टाइम पीरियड है ये किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि तकरीबन आधे से ज्यादा बच्चों को रटा हुआ ही होता है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। जिसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर और दूसरा लेंथ के ऊपर। तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ए कह रहा है एम्पलीट्यूड, आ ही नहीं रहा फॉर्मूले में सर। बी कह रहा है वेवलेंथ, सर ये भी नहीं आ रहा। सी कह रहा है लेंथ, बिल्कुल सर, लेंथ पे डिपेंड करती है टाइम पीरियड की वैल्यू, मास पे भी नहीं करती। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम पी, उसका चेंज, उसका भी रेट निकालते हैं जरा। वो देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, चूंकि चेंज निकालने तो ये हो जाएगा एम डेल्टा वी। अब यहां जो डेल्टा वी ओवर टी लिखा है बच्चे, डेल्टा वी ओवर टी चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये बराबर होता है एक्सेलरेशन के, जिसकी वजह से आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम ए, विच इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स। जिसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं तो उतनी ही जल्दी उसमें क्या होता है, उसका मोमेंटम चेंज होने लग जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज पड़ी हुई है, रुकी हुई है, जीरो मोमेंटम है उसका, जीरो मोशन है उसमें, आप फोर्स लगाओगे वो मूव करने लग जाएगी। इसका मतलब जितनी आपने फोर्स लगाई है उतना ही तो मूवमेंट आएगी ना भाई उसमें। तो इसका मतलब मूवमेंट में जो चेंज आता है उसका कॉज कौन होता है? उसका कॉज होता है आपके पास फोर्स। तो हमारे पास यहां से आंसर क्या बन जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 कह रहे हैं एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वायलेट कलर। अच्छा, वायलेट कलर का जो आपके पास फोटोन होता है, जरा सा इसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझते हैं बेटा। अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज करता है रेडियो वेव से। ठीक है, रेडियो से शुरू होता है, आगे बढ़ते हैं माइक्रोवेव्स आती हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, फिर हमारे पास रीजन आता है विजिबल का। ये वो रीजन है जो सिर्फ हम देख सकते हैं, अल्लाह ताला ने काबिलियत रखी है हमारी आंखों की ये रीजन देखने की। इसके अलावा हम कोई वेव्स नहीं देख सकते। ठीक है बेटे, विजिबल के बाद हमारे पास आती हैं अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्स रेज और गैमा रेज। ठीक है, तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है। ये तमाम वो वेव्स हैं जो कि स्पेस में और हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। ये तमाम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इसको भी बेटा थोड़ा समझना। विजिबल को भी थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसानी के लिए खोल के लिख दूं। विजिबल का जो ऑर्डर होता है हमारे पास, वो होता है आपके पास रोइक वेव। ठीक है, या जिसको लिखने का आसान तरीका क्या है, उल्टा वेबग्योर लिख दो। जिसका मतलब रेड कलर पहले आ रहा है और वायलेट कलर सबसे लास्ट में आ रहा है। अब यहाँ पे याद रखना क्या है बच्चे, आप लोगों ने, आपने ये याद रखना है, ये जो ऑर्डर मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, ये ऑर्डर है आपके पास इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का। यानी कि जैसे जैसे मैं रेडियो से आपके पास गैमा की तरफ जा रहा हूं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज। जिसका मतलब रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, माइक्रो की उसके ज्यादा, इंफ्रारेड की उससे ज्यादा, विजिबल की उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा फिर हमारे पास आखिर में जाते हैं एक्स रेज और गैमा रेज की हो जाती है। या इसको हम लोग एक और ऑर्डर के अंदर भी बात कर सकते हैं कि भाई ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है मैंने, इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में भी पढ़ सकते हैं हम लोग। यानी कि रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और एक्सरेज और गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम हो जाती है। अब सवाल क्या है
कह रहे हैं एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ अ वायलेट कलर। देखो मेरे बच्चे, किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है, प्लैंक हमें समझा के गया था ये बात, वो बराबर होती है एच न्यू के, जिसका मतलब एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अब आप खुद सोच लें, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका आपके पास एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब पूछ रहे हैं फोटोन ऑफ वायलेट कलर, वायलेट की एनर्जी के बारे में सवाल है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ग्रेटर देन दैट ऑफ रेड कलर, रेड से ज्यादा है, नहीं सर, हाँ बल्कि सॉरी माय बैड, रेड से ज्यादा है, हाँ भाई रेड से ज्यादा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी, बी में कह रहे हैं लेस देन दैट ऑफ, नहीं भाई कम नहीं है, ज्यादा है। सी, सेम सेम नहीं है, अलग है, ज्यादा है। नन ऑफ दिस तो ऑटोमेटिकली कट गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास फिर यहाँ पे, ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेड कलर। 16 कह रहे हैं करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन्ड फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए 10 एम्पियर का करंट, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट आ गया 10 एम्पियर, 2 मिनट, टाइम कितना हमारे पास 2 मिनट, 2 मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दोगे, हो जाएगा 120 सेकंड्स। कहना है कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो मेरे बच्चे चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। अब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, आओ वैल्यूज पुट कर दें, 10 मल्टीप्लाई बाय 120, तो बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है, एक अंडा बढ़ जाएगा 120 के आगे, ये हो जाएंगे 1200। और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है बेटा आपके पास कूलम, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1200 कूलम्स, विच विल मेक ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, कह रहे क्वेश्चन नंबर 17 में, अ मेटलॉइड एंड अ सेमीकंडक्टर यूज्ड इन मॉडर्न साइंस एंड आईटी एंड इंजीनियरिंग इज, कौन सा इसमें से सेमीकंडक्टर है मटेरियल जिसको हम लोग आईटी इंजीनियरिंग में या मॉडर्न साइंसेज में ज्यादातर यूज कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे याद रखना कि सेमीकंडक्टर्स लाया करते हैं फोर्थे में, और फोर्थे के एलिमेंट्स का नाम है आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो अब ने आपने इसमें से चूज कर लीजिए कौन सा लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, सोडियम, नहीं भाई फर्स्ट है सिलिकॉन, आंखें बंद करके आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18 कह रहे ट्रांजिस्टर इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस विच, ट्रांजिस्टर क्या करता है। देखो बेटा, ट्रांजिस्टर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको अगर मैं सर्किट में यूज करता हूं तो उससे हम दो फंक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला फंक्शन कि जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट वेव आ रही होगी वो उसको एम्पलीफाई कर देगा आपके पास, ठीक है, वो उसको एम्पलीफाई करने की प्रॉपर्टी रखता है आपके पास, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसके अलावा अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वेव भी आती है तो वो उसको भी हमारे पास क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, उसके मैग्नीट्यूड को भी इंक्रीज कर देता है। जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं ट्रांजिस्टर का काम क्या है, करंट भी एम्पलीफाई करना, वोल्टेज भी एम्पलीफाई करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बोथ ए एंड बी। पावर को एम्पलीफाई नहीं करता बेटा, पावर ऑटोमेटिकली कैसे एम्पलीफाई हो जाती है, जब करंट और वोल्टेज दोनों एम्पलीफाई हो जाएंगे तो पावर हमारे पास बराबर हो जाएगी V इंटू आई के, तो वो ऑटोमेटिकली एम्पलीफाई हो जाएगी। लेकिन ट्रांजिस्टर डायरेक्टली पावर एम्पलीफाई नहीं कर रहा, वो करंट को करेगा या तो सिर्फ वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा आपके पास ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से पावर पे भी इंपैक्ट पड़ता है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 19 कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, फोर्स की डायमेंशन निकाल के दिखाओ भाई। आओ निकालते हैं, सबसे पहले तो लिख लेते हैं फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, यूनिट निकाल लेते हैं, मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डब्बा लगाओ, डायमेंशन लिख दो अपने पास mlt तीनों, मास कितने आ रहे हैं, 1 kg आ रहा है सर, एक लिख दिया, लेंथ कितनी आ रही है, 1 मीटर आ रहा है सर, यानी कि पावर 1 आ रही है, और टाइम कितना आ रहा है सर हमारे पास, -2 आ रहा है सेकंड्स की पावर। तो आपके पास डायमेंशन क्या बन जाएगी, m1 l1 t -2, और खूबसूरती से लिख दो, पावर 1 नहीं लिखते मैथ्स में नॉर्मली हम लोग, mlt -2। अच्छा जी, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा फिर करेक्ट आपके पास, ऑप्शन डी mlt -2। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑलवेज, कैसे एक्ट करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आओ थोड़ा समझते हैं। मान लो कि मेरे पास एक सरफेस के ऊपर, एक छोटी सी जमीन के ऊपर हमारे पास, मान लेते हैं कि आपके पास हम लोगों ने एक इस तरह से बॉक्स प्लेस कर दिया है, ठीक है, ये बॉक्स प्लेस्ड हुआ हुआ है हमारे पास इस जमीन के ऊपर। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आता है और वो इस बॉक्स के ऊपर क्या करता है, कोई फोर्स लगाता है, पुश फोर्स लगाता है। जब वो पुश फोर्स लगाता है इसके ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है उसको आगे बढ़ाने में बॉक्स को थोड़ी सी दुश्वारी तो पेश होगी, क्योंकि इस बॉक्स को आपने रखा हुआ है जमीन पे, और जमीन क्या करेगी, हमारे पास एक ऑपोजिट फोर्स एक्ट ऑफर करेगी, और वो ऑपोजिट फोर्स क्या करती है आपके पास, मोशन को अपोज करेगी, आपके मोशन को होने नहीं देगी, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है बेटा।
हम क्या कहते हैं आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर हम गौर से देखें, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसका मतलब ऑप्शन या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी और डी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कह रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, काट दिया। अब सरफेस के साथ देखें, दिस इज सरफेस, सरफेस के साथ फ्रिक्शनल की फोर्स हमारे पास परपेंडिकुलर आ रही है, पैरेलल आ रही है? सर पैरेलल आ रही है आपके पास, परपेंडिकुलर तो नहीं आ रही, पैरेलल आ रही है। अगर पैरेलल आ रही है तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, parallel to the surface and opposite to the direction of motion. Moving on, question number 21. Can a 10 capacitors, each of capacitance C, are connected in series? The equivalent capacitance is, आओ प्लस करते हैं भाई, टोटल कैपेसिटेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है सीरीज में वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस को ऑन। कितने प्लस करने हैं? 10 लगाए सर हम लोगों ने। आओ, पहले वाले की वैल्यू है 1/C, दूसरे की भी है 1/C। कितनी दफा करके लिखना होगा प्लस? मुझे 10 दफा। तो बेटा अकल चलाओ, 10 दफा प्लस करने के बजाय 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? C/10, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया फिर मैंने। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1/10 होता है 0.1, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.1C। नाउ आपके पास लुक फॉर द ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बिकम आवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस सिनेरियो। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय अ वेव। देखो बेटा, एक वेव जो है, कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के स्टडी होने के बाद हमें यह पता लग गया था कि एक वेव को जब हम लोग रेस्ट पार्टिकल सच एज एन इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो ये वेव अपनी एनर्जी भी, अपना मोशन भी इस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देती है, इसको चला देती है, और खुद कम मोमेंटम और कम एनर्जी के साथ स्कैटर हो जाती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पटन्स इफेक्ट, ठीक है, जिससे हमें पहली दफा ये बात पता चली थी कि एक वेव भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। एक वेव भी आपके पास पार्टिकल का नेचर रखती है, और अगर पार्टिकल का नेचर रखती है इसका मतलब वो मोमेंटम भी ट्रांसफर करने के काबिल है और एनर्जी भी ट्रांसफर करने के काबिल है। तो सिर्फ मोमेंटम नहीं, सिर्फ एनर्जी नहीं, आपके पास दोनों दोनों को ट्रांसफर करने के काबिल है, ठीक है। अच्छा जी, मीडियम मीडियम डिस्ट्रैक्टर है बेटा, बेकार ऑप्शन है, इसका कोई काम नहीं है। एनीवेज, मूविंग ऑन, 23 कह रहे 1 मेगा ओम्स रेजिस्टर, रेजिस्टेंस आ गई भाई सबसे पहले 1 मेगा, मेगा होता है प्रीफिक्स में 10 की पावर 6। आगे चलें, कनेक्टेड फॉर 1 मिनट, टाइम आ गया 1 मिनट विच मींस 60 सेकंड्स, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट, वोल्टेज कितना आ गया? 1 किलो, किलो का मतलब होता है बेटा 10 की पावर 3 प्रीफिक्स, ठीक है, इज अप्लाइड। कह रहे कितनी हीट डेवलप होगी? तो मेरे बच्चे कंसिडरिंग दैट कि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से ट्रांसफर हो रही है इस पॉइंट से, उतनी ही हीट एनर्जी हमारे पास जनरेट होगी। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ आपके पास हीट एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है I²RT। करंट तो दिया ही नहीं सर, कोई बात नहीं, करंट की जगह V/R पुट कर दो, तो ये हो जाएगा V/RT, और इस पे क्या लग जाएगा हमारे पास? स्क्वायर। अच्छा जी, ये बन जाएगा V²/R² डॉट RT, एक R से एक R कैंसिल, फॉर्मूला बन गया V²/RT। आओ जरा वैल्यूज पुट करते हैं, चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। तो हीट एनर्जी कितनी आ जाएगी? V², V का स्क्वायर हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, रेजिस्टेंस है 1 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई बाय T है 60। अब देखो 1 एक्सपोनेंट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 10 की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 6, नीचे भी क्या आ जाएगी 10 की पावर 6, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 60 से, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बच गई हमारे पास? 60। तो हीट एनर्जी किसके बराबर आ गई? 60, और एनर्जी का यूनिट होता है हमारे पास जूल्स, which will make the correct option option B. Moving on, क्वेश्चन 24 कह रहे हैं रूबी इज अ डैश स्टेट लेजर, 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट। आओ देखते हैं। तो बेटा रूबी के अंदर जो स्टेट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले नॉर्मली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में जब लाई कर रहे होते हैं आपके पास, तो हम क्या करते हैं? हम उनको एक्साइट करते हैं। एक्साइट कैसे करते हैं? कि हम एनर्जी देते हैं। तो उस स्टेप को हम लोग कहते हैं आपके पास कि हमने इनको स्टिमुलेट करवाया, तो ये एक्टिव हमने किया, और एनर्जी कैसे एक्टिव किया? एनर्जी को एब्जॉर्ब करवा के, तो ये कहलाती है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक एक करके जंप करके कहां चले जाते हैं? आपके पास एक्साइटेड स्टेट में। अब जो आपके पास बड़े मेटल्स होते हैं, सॉरी, जो हमारे पास बड़े एटम्स होते हैं, यानी कि जिनके अंदर मल्टी लेवल्स मौजूद हैं, उनमें क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट के साथ ही आपके पास बिल्कुल ना एनर्जी गैप होने के बराबर एक और स्टेट एग्जिस्ट करती है, जिसे हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट।
तो आपके पास ये जो एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है, जो कि यहाँ पे ज्यादा देर स्टे नहीं कर पाता, 10⁻⁻8 सेकंड के लिए स्टे करता है, वो एक एक करके जाना स्टार्ट हो जाता है हमारे पास कहाँ पे, मेटास्टेबल में, और यहाँ ये स्टे करते हैं मिली सेकेंड्स के लिए, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है 10⁻⁻8 सेकंड्स के मुकाबले में, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं और उस स्टेज को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है। अब सवाल जो, तो सवाल पे वापस चलते हैं बेटा, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे आइडिया भी बन गया कि कैसे क्या काम हो रहा है। अब सवाल क्या है, ये बताएं कि रूबी लेजर जो है, रूबी लेजर में कितनी स्टेट्स आ गई भाई? ग्राउंड भी आ गई, ठीक है, एक्साइटेड भी आ गई, मेटास्टेबल भी आ गई, तो 3 स्टेट्स लेजर होती हैं हमारे पास रूबी के अंदर। सॉरी, रूबी एक 3 स्टेट्स लेजर होती है, दैट इज द करेक्ट वे टू से इट। मूविंग ऑन बेटा, 25 कह रहे हैं एक्सरेज हैव, एक्सरेज के पास कम फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, कम है, किससे? अल्ट्रावायलेट से या फिर इंफ्रारेड से हमारे पास। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है रेडियो वेव से, आगे जाती है माइक्रोवेव्स, फिर आती है इंफ्रारेड वेव्स, फिर हमारे पास आती है विजिबल। ठीक है, विजिबल वो जो हम देख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जिसकी अल्लाह ताला ने हमारे पास ताकत या फिर समझ लें कि हैसियत रखी हो कि हम उनको देख सकें। सिर्फ विजिबल रीजन हम लोग देख सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। अच्छा, उसी के आगे हमारे पास आती हैं यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, फिर हमारे पास आती हैं एक्स रेज एंड गैमा रेज। अब यहाँ पे जो मैंने आपके पास सीक्वेंस लिखी है, कोई रैंडम सीक्वेंस नहीं है बच्चों, ये सीक्वेंस आपके पास लिखी गई है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में। ठीक है, ये लिखी गई है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में। और आपके पास एक बंदा था प्लांक, जिसने हमें ये बताया कि किसी भी लाइट की या किसी भी वेव की जो एनर्जी है वो एक्चुअली बराबर होती है एच न्यू के, यानी कि एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी हमारे पास। आओ ढूंढते हैं। कह रहे हैं एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट से लेस है। नहीं भाई, एक्सरे की ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट की कम है, तो लेस तो नहीं हो सकता। कह रहे हैं मोर है। जी सर, आपके पास एक्सरेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और एनर्जी भी ज्यादा है, किसके मुकाबले में? यूवी रेस के मुकाबले में, विच विल मेक करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 25 टू बी ऑप्शन बी।